students. So welcome to the third lecture, the third revision lecture of atomic structure. So यहाँ पे हम बोर्स मॉडल पे बेस्ड और ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. And this right here is the first question, which is a matrix match type question. बोर्स थियरी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है. दो कॉलम्स में आपको डेटा दिया गया है और इनको आपको मैच करना है. So let us read what they are actually asking. So पहला पार्ट है, according to Bohr's theory, En is total energy. So now they have represented En as total energy. यहाँ पे आपको En की टर्म दिख रही है. Kn is kinetic energy, Vn is potential energy, and Rn will be the radius of the nth orbit. So what they are asking, पहले उन्होंने Vn to Kn का रेशियो पूछा है. मतलब यहाँ पे Vn को हमने डिनोट किया था पोटेंशियल टू काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है. उसके बाद में रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट है. एंगुलर मोमेंटम आपसे पूछा है और वापस रेडियस और z दैट इज एटॉमिक नंबर, इसके बीच का रिलेशन क्या होता है ये पूछा है. So now we need to revise or we need to remember or recall the relations for the total energy, the potential energy concepts. So ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है. So आपको यहाँ पे ये रिकॉल करना पड़ेगा कि टोटल एनर्जी की वैल्यू ये कैसे रिप्रेजेंट की जाती थी, काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे. सो इफ यू रिमेंबर, पोटेंशियल एनर्जी Vn इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Ze² by r. ये हमारा एक्सप्रेशन होता है. अब उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने क्या टर्म यूज की है, यहाँ पे Kn यूज किया है. सो Kn के बारे में आपको पता है, Kn इज इक्वल टू 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Ze² अपॉन r. One thing that is missing here is जो हमने पोटेंशियल एनर्जी ली होती है उसको साइन यहाँ पे इक्वेशन में माइनस आता है. सो आई होप ये आपको याद आ रहा है फ्रॉम द डेरिवेशंस ऑफ बोर्स पोस्टुलेट. बोर्स पोस्टुलेट को यूज करके हमने बोर के जो रेडियस के लिए, उसके बाद एनर्जी के लिए, वेलोसिटी के लिए जो एक्सप्रेशंस डिराइव किए थे वो एक्सप्रेशंस यहाँ पे हमें यूज करने हैं. सो ऑब्वियसली जब आप Vn अपॉन Kn करने वाले हो, बराबर है क्या, यहाँ पे उन्होंने पोटेंशियल टू काइनेटिक का रेशियो दिया है. सो इस केस में होगा क्या, Z² by r, ये दोनों टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएगी. ये 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका न्यूमरेटर में जाएगा तो पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 8/4, दैट इज गोइंग टू बी 2. ऑलराइट. सो अगर मैंने A को कनेक्ट करना है, A वाला पॉइंट जो आएगा उसका आंसर 2 आता है. सो व्हिच ऑप्शन हैज, ओके आई जस्ट अ मिनट, आई जस्ट मेक द करेक्ट चेंजेस हियर. यस, ये माइनस साइन के साथ रहेगा तो यस आंसर आएगा -2. सो आई विल कनेक्ट दिस विद दिस. सो फर्स्ट A वाला पार्ट जो है उसका आंसर आता है -2. हमने कुछ अलग नहीं किया है. दो एक्सप्रेशंस आपको याद रखने होते हैं. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z² by r, ये आपका होता है पोटेंशियल एनर्जी विद अ नेगेटिव साइन, and kinetic energy is 1/8 pi epsilon naught into Z² by r. So taking the ratio of the two values, you end up getting the answer as -2. Now let us move further and we come to second part. Second part में कहा है कि if radius of the nth Bohr orbit is directly proportional to En raised to x, what is the value for x? अगर आपको यहाँ पे रेडियस के टर्म्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, so आपको रेडियस का इक्वेशन यहाँ पे याद करना है. सो अगर आप रेडियस का इक्वेशन यहाँ पे याद करोगे तो मैं लिखता हूं रेडियस r इज इक्वल टू -Ze² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r. एनर्जी के लिए ये इक्वेशन है, मैंने रेडियस के टर्म्स में लिखा है. सो E इज इक्वल टू -Ze² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r आया. सो देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस फॉर द nth ऑर्बिट. सो रेडियस उन्होंने इसको, ये वैल्यू को -1 आपका रहेगा x यहाँ पे. सो दे हैव आस्क्ड यू व्हाट इज द वैल्यू फॉर x. सो x का वैल्यू विल बी -1. सो b विल कोरिलेट विद q. ये पॉइंट आ जाता है. सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड. यहाँ पे कुछ अलग नहीं किया, हमने रेडियस और एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा है E इक्वल टू -Z² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r. सो ये टोटल एनर्जी है. यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का इक्वेशन आप देखोगे तो ये बहुत सा सिमिलर है. सो जस्ट विल रिकॉल इट हियर दैट टोटल एनर्जी जो है आपका, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ये आप लिख सकते हैं, बराबर है. वो आपका कॉमन रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आता है. सो दिस इज हाउ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड. नाउ वी कम टू थर्ड पार्ट, एंगुलर मोमेंटम इन द लोएस्ट ऑर्बिटल. कोई भी एटम, अब यहाँ पे आप हाइड्रोजन टाइप एटम लीजिए, कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम लीजिए,
तो फर्स्ट ऑर्बिटल इज गोइंग टू बी 1s ऑर्बिटल। 1s ऑर्बिटल के लिए उन्होंने एंगुलर मोमेंटम पूछा है। सो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 इंटू h अपॉन 2 पाई। ये है फॉर्मूला। अब आपका ऑर्बिटल कौन सा रहेगा? 1s ऑर्बिटल। सो s के लिए, ठीक है, L वैल्यू इज इक्वल टू 0। सो अगर L की वैल्यू यहाँ 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ऑब्वियसली एंगुलर मोमेंटम आपका कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। सो एंगुलर मोमेंटम फॉर लोएस्ट ऑर्बिटल विल बी p, that is 0। एंड लास्ट है 1 by Rn is proportional to z raised to y। So इसके लिए रिलेशन आपको पता होना चाहिए। रेडियस का जो रिलेशन होता है, रेडियस के रिलेशन में हम कहते हैं इट इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z। क्या कहते हैं हम इसे? इट इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z। सो देयरफॉर 1 by r बराबर है इज प्रोपोर्शनल टू z। सो z रेज्ड टू व्हाट? z रेज्ड टू 1 आएगा, कोई पावर में टर्म नहीं है। सो देयरफॉर y की जो वैल्यू है ये आएगी 1। सो ये रहेगा आपका कोरिलेशन। ऑलराइट, सो दिस पॉइंट आल्सो, ये आपका रेडियस, हाउ डज रेडियस वेरी विद द एटॉमिक नंबर एंड द शेल नंबर, ये रिलेशन आपको याद रखना होता है। तो ये रिलेशन से मैंने r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z लिखा है, तो 1 by r पूछा है तो ऑब्वियसली दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू z। सो z से प्रोपोर्शनल है, पावर उसका कुछ रेज टू 1 रहेगा फिर। सो y की वैल्यू इज 1। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर में से पूछा गया क्वेश्चन है। सो ये बहुत इजी है। Unless and until you know these relations, you cannot proceed to solve this question. So please focus on remembering the relations because you don't have enough time to actually derive them during the exam. Okay? So I hope this is understood. So now we can proceed to the second question. Alright, we now come to question number 2. The question is the electron energy in H atom is given by En is equal to minus 21.7 into 10 raised to minus 12 upon n square earths. Calculate the energy required to remove electron completely from the n equal to 2 orbit. मतलब यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हो, मतलब क्या? सेकेंड ऑर्बिट से आप इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पे लेके जाओगे। तो इसको हम एक ट्रांजिशन मानेंगे, नॉट अ एमिशन वन बट one wherein electron is removed. So you are taking the electron from n equal to 2 level to infinity. That is how you will look at it. What is the longest wavelength of light required for this transition? मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम अगर एनर्जी यूज करते हैं तो जो रेडिएशन हम यूज करने वाले हैं उसका वेवलेंथ क्या रहेगा? So longest wavelength that is required. ये हमें पूछा है। So आपका एक जो शेल है, एक लेवल जो है, उसमें जो एनर्जी है that is given by minus 21.7 into 10 raised to minus 12 by n square. So from Rydberg's equation and its relation with change in energy, हम ये लिखते हैं कि डेल्टा E is equal to 21.7 into 10 raised to minus 12 into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. This is delta E, इसीलिए डिफरेंस है तो ये साइन यहाँ पे नेगेटिव नहीं रहेगा, ये आएगा 21.7 क्योंकि एक पर्टिकुलर वैल्यू पे वो था। अगर आपने डिफरेंस यहाँ पे ट्रांजिशन बिटवीन टू लेवल्स लिया है तो ऑब्वियसली ये चेंज के फॉर्म में जाएगा, सो नेगेटिव साइन आपका हट जाता है। सो ये आपका इक्वेशन आता है डेल्टा ई के लिए। सो डेल्टा ई इज इक्वल टू दिस वैल्यू। नाउ n1 एंड n2 आपको दिए है, यहाँ पे n1 आपका लोअर शेल है, n2 आपका हायर शेल होगा। सो आई विल से दैट n1 इज गोइंग टू बी 2, n2 इज गोइंग टू बी इंफिनिटी, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन टोटली रिमूव कर रहे हो। So remove कर रहे हो तो कहाँ ले जा रहे हो? You are taking it to infinity. So n2 value will be infinity. So obviously this equation becomes delta E is equal to 21.7 into 10 raised to minus 12 divided by 2 square. क्योंकि ये वैल्यू आपका ये 0 हो जाएगा तो ये बचेगा 1 by n1 square, that is 2 square. So this is going to be 21.7 into 10 raised to minus 12 divided by 4. तो अगर आप इसको 4 से डिवाइड करते हो तो 4 5 से 20 आएगा, तो ये आएगा 17, तो 5.425 into 10 raised to minus 12 ये रहता है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे। अब ये वैल्यू जो आ गई आपकी, ये अर्ग्स में आ गई, तो यहाँ पे अर्ग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी डेल्टा ई, द एक्चुअल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग आपको वेवलेंथ पूछी है। सो हमें पता है
कि डेल्टा ई इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ अगर आपसे पूछी है, सो ये आएगा hc by lambda. So therefore lambda is equal to h into c upon delta e. So what is going to be h? 6.626 into 10 raised to minus 34 into 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड. ये वैल्यूज मीटर पर सेकेंड में है. आपको फाइनल आंसर जो पूछा है वो सेंटीमीटर में है, तो पहले मैं वेवलेंथ मीटर में निकालूंगा और लास्ट में उसको एक्सप्रेस कर दूंगा इनटू सेंटीमीटर. ऑलराइट, सो नाउ वी नो डेल्टा ई का वैल्यू ये है. सो ये अर्ग्स वाला वैल्यू वहां पे मुझे सब्स्टिट्यूट करना है. So 5.425 into 10 raised to minus 12, and I need to convert this value into joule. So I will multiply it by 10 raised to minus 7 also. All right, ताकि ये आपका अर्ग्स का जूल में वैल्यू कन्वर्ट हो जाए. So फाइनल ये सारे कैलकुलेशंस आपको करने हैं. I will take the direct value for the answer here, and the wavelength value in this case is 3.66 into 10 raised to minus 7. कितना है 3.66 into 10 raised to minus 7 meter. Since the question is in centimeter, I will write it as lambda equal to 3.66 into 10 raised to minus 5 centimeter. क्योंकि 1 मीटर है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, सो 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो -5 बचेगा. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. दिस इज अ प्रीवियस ईयर पेपर में से क्वेश्चन, सब्जेक्ट टू बेस्ड क्वेश्चन था, बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जहां पे आपको ट्रांजिशन से इलेक्ट्रॉन निकालने की बात हो रही थी, इसीलिए ये हमने डिस्कस किया है. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन. सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट question, that is question number 3. All right, then we come to question number 3. The question is, calculate the wavelength in angstrom of the photon that is emitted when an electron in Bohr's orbit n equal to 2 returns to n equal to 1. So ये second से first level पे transition है. Obviously this will correspond to the first line of Lyman series, right? So in the hydrogen atom, the ionization potential of the ground state of hydrogen, मतलब फर्स्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लगने वाली एनर्जी जो है वो है 2.17 into 10 power minus 11. सो ये अर्ग में आपको दिया गया है, पर एटम वैल्यू दी है. सो देखिए ये एक शेल की एनर्जी के रेस्पॉन्ड करती है. आपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने की बात हो रही है, इस केस में आपका इलेक्ट्रॉन लौट रहा है. So you are going to study the change in energy between the two levels. So for that reason I will say that delta E is equal to 2.17 into 10 raised to minus 11 upon 1 upon n1 square minus 1 by n2 square. This is going to be the value in erg. If I multiply it by 10 raised to minus 7, I will get the value in joule per atom, right? So this is going to be the difference in energy values. Now just take the substitution here. So minus 11 into 10 power minus 7 इधर ले लेता हूँ मैं. 1 upon n1 is lower shell. कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहा है? सेकेंड से फर्स्ट में आ रहा है. So ये आएगा 1 upon 1 square minus 1 upon 2 square. So इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आता है 2.17 into 10 raised to minus 18 into 1 minus 1 by 4. So that is going to be 3 by 4. So इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे टोटली, तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा. आई टेक द डायरेक्ट वैल्यू हियर. सो द डायरेक्ट वैल्यू हियर इज 1.67 into 10 raised to minus 18. 1.67 into 10 raised to minus 18 joules per atom. यह है आपका एनर्जी चेंज. अब ये एनर्जी चेंज के लिए उन्होंने इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी का लिए वेवलेंथ क्या है ये पूछा है. तो इसके प्रीवियस क्वेश्चन में जो किया वही हमें यहाँ पे करना है. सो लैम्डा इज इक्वल टू hc by delta E. सो 6.626 into 10 raised to minus 34. h का वैल्यू आएगा 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड. उसके बाद में फाइनली डेल्टा E is 1.67 into 10 raised to minus 18. सो इसको आप वेवलेंथ के लिए सॉल्व करोगे. सो फाइनल आंसर आई एम डायरेक्टली गोइंग टू राइट इट हियर. The final answer is 1220 angstrom. Okay, फाइनल आंसर आता है 1220 angstrom. ये है आपका wavelength corresponding to the transition for n equal to 2 to n equal to 1. So I hope this is clear to you. So that is how question 3rd ends in this part 1220 in terms of angstrom. All right. So now we'll proceed to question number 4.
So चलो guys, let us come to question number 4. Question number 4 कहता है कि the energy of electron in second and third Bohr orbit of H atom is minus 5.42 and minus 2.41. तो ये दोनों levels की energies है, दोनों shells की energies आपको दी गई है. They have asked you what is the wavelength of light emitted when there is a transition of electron from the third level to second level. A simple question we have already done just because ये question previous year पूछा गया है. That is the only reason that I have discussed it because we have already done these type of questions. Okay, so just for practice, देखिए यहाँ पे डेल्टा E जो आप ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, ये ट्रांजिशन आपका कौन सा है? थर्ड लेवल से सेकेंड लेवल पे है. So delta E would be what? Minus 5.42 into 10 raised to minus 12 minus of minus 2.41 into 10 raised to minus 12. So ये ऊपर का शेल था, ये नीचे का शेल था, तो इसमें से वैल्यूज क्या आ जाएगी? फिर ये आप ये प्लस हो जाएगा तो ये माइनस ये आएगा 1 0 minus 3.01 into 10 raised to minus 12 erg. ये है आपका आंसर. अब इसको मैं जूल में एक्सप्रेस कर लेता हूं तो माइनस 3.01 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 जूल, क्योंकि हमें पता है कि 1 जूल जो है यहाँ पे इसको 10 रेज टू माइनस 7 जूल के फॉर्म में लिखेंगे 1 अर्ग. तो ये आ गया आपका डेल्टा ई. सो एज यूजुअल डेल्टा ई इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा. सो देयरफॉर माइनस 3.01 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 is equal to 6.626 into 10 raised to minus 34 into 3 into 10 raised to 8 upon lambda. So you'll have to find value of wavelength here. lambda की वैल्यू आपको निकालनी है. सारी चीजें SI यूनिट में है. इसका फाइनल आंसर मैं डायरेक्टली लिखता हूं 660 into 10 raised to minus 9 meters, या फिर हम कह सकते हैं 660 नैनोमीटर्स. यह है इसका आंसर. So that is how you will solve this question. दो levels के बीच का transition था. So there is nothing difficult in this question. A very easy, very very simple question. So I hope ये आपको समझ में आया है. So that now we can move to question number 5. So now we come to fifth question. Fifth question देखिए क्या है. आपको बोर्स मॉडल के पर्सपेक्टिव में रेडियस का क्वेश्चन पूछा है. If radius of second Bohr orbit, okay, obviously Bohr orbits are stationary orbits, so second Bohr orbit का radius आपको दिया है r, then radius of the third Bohr orbit will be. These are the four options given to you. When the question is about radius, you need to know the simplest relation that we have derived for radius. Radius के लिए जो हमारा सबसे simple relation जो था, वो था कि r is proportional to n square by z. So यहाँ पे Z atomic number है. So all this is applicable to hydrogen like species. So it can be H or He plus or Li2 plus, right? But वो अगर Li2 plus लेते हैं तो Z तो आपका atomic number है, वो तो आपके number of proton पे dependent है. That is going to obviously vary. So Z can have different values, but we need not worry about it here. इस क्वेश्चन में वो दिक्कत का काम है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली हमें बताया है कि ये हमें हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज या किसी सेम स्पीसीज के लिए लेना है. उन्होंने जनरली बताया नहीं है यहाँ पे इट इज फॉर H एटम और सम अदर स्पीसीज, बट ऑब्वियसली सेम स्पीसीज के लिए है, ये तो पक्का है, क्योंकि रेडियस ऑफ सेकेंड स्टेशनरी बोर ऑर्बिट एंड थर्ड स्टेशनरी बोर ऑर्बिट ऑफ द सेम एटम ये अपने को कंसीडर करना है. सो देयरफॉर Z is going to be constant here, so I can say that R is proportional to n square. ये अपना रिलेशन आएगा. So therefore R1 by R2 is equal to क्या आएगा n1 square by n2 square. So यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी दी है? R दी है अपॉन R2 is equal to n1 कितना है? सेकेंड ऑर्बिट है 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर. So ये आएगा 4 by 9. So therefore R2 is equal to 9R by 4. So 9R by 4 आता है 2.25 R. So I can say that answer D है. ठीक है. So I hope this is understood. काफी सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू रेडियस. सो रिवीजन में अपना जो रिलेशंस होते हैं, एक मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन हमने देखा है इस वीडियो में पहले, वो ही क्वेश्चन में यही बात थी कि रेडियस का रिलेशन, वेलोसिटी का रिलेशन, एनर्जी के रिलेशन, ये आपकी रिवाइज हो जाए, बिकॉज ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मॉडर्न फिजिक्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं. तो आई होप ये आपको क्लियर है. सो दैट नाउ विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑलराइट.
All right, let us come to question number 6. And question number 6 is, at which temperature will the translational kinetic energy of H atom, okay, what is highlighted, hydrogen atom specifically दिया है, will be equal to that for H atom of first line of Lyman series. All right, देखो लाइमन सीरीज की बात हो रही है यहाँ पे. लाइमन सीरीज ये आपका फर्स्ट सीरीज है और उसका फर्स्ट लाइन है, तो हमें पता है 1/लैम्डा इज इक्वल टू न्यू बार हम लिखते हैं r इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. दिस इज व्हाट वी राइट. सही है. तो इससे मैं लैम्डा न्यू बार निकाल रहा हूं या 1/लैम्डा निकाल रहा हूं. r की वैल्यू ऐसे ही रहने दो, हाइड्रोजन है तो z की वैल्यू 1 आएगी. व्हाट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट लाइन? The first line of Lyman will be transition from the second level to the first level, है ना? So this is going to be 1/1 minus 1/2 का square. So you will get r into 3/4. है क्या नहीं? ये आ गया आपका 1/लैम्डा का वैल्यू. So E is equal to hc/लैम्डा है. So 6.626 into 10 raised to minus 34 into 3 into 10 raised to 8 divided by 3/4 into r. Wow, what is this r? This is Rydberg's constant. ठीक है. और ये Rydberg's constant का वैल्यू कितना आता है? 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स. आप पहले ये वैल्यू कन्वर्ट करोगे, सो फाइनली आप एनर्जी का वैल्यू ऑब्टेन करोगे. सो द कैलकुलेशन पार्ट इज टू बी डन हियर. So you put this R value here, do the calculation, and I'll convert it into SI unit. So for this question, I'm directly going to write the answer for energy here. So the answer for energy in this particular case is 1.63 into 10 raised to minus 18 joule. That is the value for energy you get. उन्होंने ये पूछा है कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, तो वो कौन सी केस में आएगा? ठीक है, कौन सी टेम्परेचर पे आएगा? सो अभी देखिए, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT लिखते हैं. दिस इज वैल्यू फॉर पर मोल. हमें चाहिए पर एटम, क्योंकि ये सारी चीजें हमने एक एटम के लिए लिखी है. दिस वैल्यू इज पर एटम. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय एवोगाड्रोस नंबर. सो ये क्या आएगा फिर? 1.63 into 10 raised to minus 18 is equal to 3/2. This R is molar gas constant. दो R यूज हुए हैं, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइए. एक R जो था अपना पहला, वो Rydberg's constant था. यहाँ पे जो R ट्रांसलेशनल एनर्जी में है, that is molar gas constant. So you are aware of the value 8.314 into T is to be found. Avogadro's number is 6.022 into 10 raised to 23. So quite complex calculations here. But anyway, you'll have to do that. So finally, you'll end up getting the right answer in this case, which is 7.84 into 10 raised to 4 Kelvin. ये आता है आपका फाइनल आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का. सो आपके ऑप्शंस में से आप सी ऑप्शन को मार्क करोगे. दैट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था. देखिए, पहले एनर्जी हमने निकाली, ये कोई दिक्कत की काम नहीं है, बट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए, तो ही ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा फॉर टेम्परेचर. सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है. लेट अस नाउ मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 says, what is the shortest wavelength line in the Paschen series of Li2+? So when there is a wavelength का question asked and the series is given to you, so obviously emission spectrum से अपना formula सीधा आ जाता है RZ square into 1/n1 square minus 1/n2 square. All right. So now for lithium, Z is equal to 3. So therefore 1/lambda is equal to R into 3 square into 1/n1. Now shortest wavelength मतलब हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन है ना. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है तो ऑब्वियस है कि ये जो ट्रांजिशन है इसकी एनर्जी क्या रहेगी? हाईएस्ट रहेगी. कोई भी सीरीज में जब हाईएस्ट एनर्जी आएगी मतलब वो कहां से आएगी? सबसे दूर से आएगा. सो आपके पास जो सीरीज दी गई है
वो है पाश्चन सीरीज, और हम पाश्चन सीरीज के लिए जानते हैं कि n1 की वैल्यू होती है 3। लाइमन में n1 is 1, बाल्मर में n1 is 2, पाश्चन में n1 is 3, सो n1 की वैल्यू 3 है। हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन हमें चाहिए, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू कम फ्रॉम द फारदेस्ट डिस्टेंस। व्हाट इज दैट गोइंग टू बी? इट इज गोइंग टू बी इंफिनिटी, है ना। तो बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। n1 स्क्वायर की बात करेंगे तो ये 3 स्क्वायर आएगा माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर, तो ऑब्वियसली ये बचेगा 1 बाय लैम्डा r इंटू 9 इंटू 1 बाय 9, ये कैंसिल हो जाएगा। लैम्डा पूछा है तो 1 बाय r, ये रहेगा आपका फाइनल आंसर, है ना। सो आई गेस दिस इज अ इजी क्वेश्चन and I hope you have understood this. All right, so now let us proceed to the last question for this lecture, and then we'll wind up with that question. Okay, so let us move forward. The question is, calculate the wavelength emitted during the transition of electron between two levels of Li2 plus. Li2 plus है obviously, Z की वैल्यू आ गई 3, ठीक है, whose sum is 4 and difference is 2. Indirectly पूछा है। So, अगर मैं n1 plus n2 ये दो लेवल्स की बात करूं तो सम उनका 4 है, एंड n1 minus n2 की बात करूं तो ये है 2। So, आपको इसको सॉल्व करना रहेगा। So, obviously आप सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, 2 times of n1 is equal to 6 कहोगे, सही है क्या नहीं। तो अगर 2 times of n1 तो n1 is equal to आ गया 3। So, therefore n2 की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रहेगी। आई बात समझ में। So, n1 is 3, n2 is 1। सो यहाँ पे n1, अब इसको आपको लेते वक्त क्या करना है, एमिशन हो रहा है तो हाइयर टू लोअर लेवल ट्रांजिशन है, ठीक है ना। सो हाइयर टू लोअर लेवल ट्रांजिशन की जब हम बात करते हैं तो मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे दिस पार्ट करस्पॉन्ड्स टू हाइयर लेवल एंड दिस करस्पॉन्ड्स टू लोअर लेवल। ओके, सो हाइयर लेवल और लोअर लेवल यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया है। 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर में 3 का स्क्वायर आएगा into 1 upon higher level और lower level, यहाँ पे n1 अपन lower level लेते हैं, so 1 upon 1 square minus 1 by 3 square. All right, so therefore 1 by lambda is equal to 109,677 into 9 into, ये आएगा 1 minus 1 by 9, so this is going to be 8 by 9, so obviously ये cancel हो जाएगा, and finally हमें चाहिए lambda। सो लैम्डा इसका सॉल्व करने पे आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आता है 1.13 into 10 raised to minus 6 सेंटीमीटर। दिस इज द वैल्यू फॉर लैम्डा इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन था, इनडायरेक्ट वैल्यूज दी थी, तो बस आपको n1 हाइयर लेवल और लोअर लेवल ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे निकालनी थी, रिडबर्ग्स इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना था, एंड देन सॉल्विंग इट टू गेट वेवलेंथ। ऑलराइट, सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड, ये समझ में आया है आपको। अभी जो अगला वीडियो रहेगा अपना, उसमें हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी अ फर्दर मोर एंगेजिंग सेट ऑफ क्वेश्चंस, सो स्टे ट्यून्ड टू इट एंड विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया रहेगा। सो प्लीज लाइक इट, share it with your friends, and definitely do subscribe to my channel. Thanks a lot for watching. We'll meet in the next videos.